चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पर पहले टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ते हैं। इसके अलावा ये टॉपिक जो है एक्चुअल में प्लांट किंगडम वाले चैप्टर में दिया हुआ है, राइट। तो सबसे पहला है यहाँ पे आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन में जो कंसेप्ट है वो ये है कि ये बेस्ड होता है एक या एक से ज़्यादा मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पे। जैसे अगर आपको ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन करना है तो सिंपल उनकी मॉर्फोलॉजी देखेंगे, उनका हैबिटेट देखेंगे। इस तरह के क्लासिफिकेशन की सबसे पहली शुरुआत जो की थी अरिस्टोटल ने। ध्यान रखिएगा, अरिस्टोटल ने सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया था वो आर्टिफिशियल सिस्टम था, राइट। और इन्होंने एनिमल को करेक्टराइज़ किया था और कैटेगराइज किया था। एक तो उनको ब्लड कलर के टाइप पे, ऐसे एनिमल जिनमें रेड ब्लड कलर था यानी ब्लड का कलर रेड होता था उनको इन्होंने इनेमा कहा। और दूसरा ग्रुप इन्होंने बनाया एनाइमा का, जिसमें रेड ब्लड नहीं होता था। इसी तरह से इन्होंने एनिमल को उनके हैबिटेट के अकॉर्डिंग भी क्लासीफाई किया। एरियल एनिमल्स जो हवा में उड़ सकते हैं, टेरेस्ट्रियल जो ज़मीन पर पाए जाते हैं, और एक्वेटिक जो टोटली पानी में मिलते हैं। इन्होंने प्लांट को भी क्लासीफाई किया, हर्ब्स में, श्रब्स में और ट्रीज़ में ऑन द बेसिस ऑफ हाइट हम बोल सकते हैं। इसके बाद एक और साइंटिस्ट आते हैं, प्लाइनी द एल्डर। इन्होंने एनिमल का क्लासिफिकेशन जो किया वो उनके उड़ने की काबिलियत पे किया कि कौन से एनिमल्स उड़ सकते हैं, कौन से एनिमल उड़ नहीं सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो शुरुआती क्लासिफिकेशन था वो बड़ा सिंपल टाइप का था कि मॉर्फोलॉजी बस देख लेते थे, उसी के अकॉर्डिंग डिवाइड कर देते थे। सिमिलरली उसके बाद कैरोलस लीनियस आते हैं, जिनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है। इन्होंने प्लांट्स को उनके 6 ऑर्गन के अकॉर्डिंग 24 क्लासेस में डिवाइड किया। हालांकि ये क्लासिफिकेशन जो था वो भी आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ही था। अब आर्टिफिशियल के आगे हम लोग पढ़ते हैं तो दूसरा जो क्लासिफिकेशन सिस्टम आता है वो है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, राइट। तो नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन जो था इसमें कुछ चीज़ें बढ़ाई गई। इसके पहले वाले में आपने देखा केवल मॉर्फोलॉजी की स्टडी हो रही थी, मॉर्फोलॉजिकल बेस पे चल रहा था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कुछ चीज़ों को और ऐड किया गया कि मॉर्फोलॉजिकल के अलावा एनाटॉमिकल कैरेक्टर, फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर, साइटोलॉजिकल कैरेक्टर, कई सारे कैरेक्टर को यहाँ पे इंक्लूड किया गया फॉर द पर्पज़ ऑफ क्लासिफिकेशन। कि अगर प्लांट्स का, एनिमल्स का या किसी का भी क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो वहाँ पे मॉर्फोलॉजी के अलावा हम और सारे फीचर्स को भी इंक्लूड करेंगे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप देखें कि बेंथम और हुकर ने जो क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था फॉर द सीड प्लांट्स इन द बुक जेनरा प्लांटेरम, वो बेस्ड था नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पे। देन इसके बाद सबसे ज़्यादा एडवांस क्लासिफिकेशन सिस्टम जो आता है वो है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो दिस इज़ बेस्ड ऑन द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म। जो पास्ट ऑर्गेनिज्म है और जो प्रेजेंट ऑर्गेनिज्म है, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप पाई जा रही है। जैसा डायनासोर्स की बात करें तो डायनासोर्स के यहाँ रेप्टाइल्स हैं, और वो प्रेजेंट टाइम के रेप्टाइल्स जो हैं उनका कुछ ना कुछ कैरेक्टर्स डायनासोर से मैच करता है या पूरे ही कैरेक्टर मैच करते हैं। तो हम लोग मानते हैं कि जो प्रेजेंट रेप्टाइल्स हैं उनके पूर्वज या उनके एंसेस्टर कौन है, डायनासोर्स थे, भले ही वो ख़त्म हो गए हैं। तो फाइलोजेनेसी में हम लोग क्या देखते हैं कि जो प्रेजेंट ऑर्गेनिज्म है, जो पास्ट ऑर्गेनिज्म, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप मिल रहा है, और दैट इज़ द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ये ध्यान रखना है। तो इस तरह का क्लासिफिकेशन दिया था एंगलर और प्लांटल ने, और इन्होंने अरेंज किया था फ्लावरिंग प्लांट्स को अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ देयर फ्लोरल मॉर्फोलॉजी। उनके फ्लोरल मॉर्फोलॉजी की कॉम्प्लेक्सिटी के बढ़ते हुए क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। जैसे ऐसा मानते हैं कि मोनोकॉट्स वर कंसिडर्ड टू प्रिमिटिव टू डाइकॉट्स, कि मोनोकॉट्स पहले आए और डाइकॉट बाद में आए। तो ये 3 पैटर्न था क्लासिफिकेशन सिस्टम का, कि आर्टिफिशियल, नेचुरल और फाइलोजेनेटिक। देन अगला टॉपिक आता है हमारा ब्रांचेज ऑफ टैक्सोनॉमी। तो 3 ब्रांचेज हम लोग पढ़ते हैं, साइटोटैक्सोनॉमी, कीमोटैक्सोनॉमी और न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। साइटोटैक्सोनॉमी क्या है? दिस इज बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल स्टडीज़। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, मियोटिक बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम, शेप ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, जैसे ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम पाया जाता है, एप्स में 48 क्रोमोसोम पाया जाता है, मटर में आपको 14 क्रोमोसोम मिलेंगे, ड्रोसोफिला फ्लाई में 8 क्रोमोसोम मिलेंगे। तो क्रोमोसोम का नंबर क्या है, उनका मियोटिक बिहेवियर क्या है, मियोटिक डिवीज़न के दौरान किस तरह से बिहेव करते हैं, किस तरह से सेपरेट होते हैं, किस तरह से क्रॉसिंग ओवर होता है,
इन बिहेवियर पे बेस्ड है साइटोटॉक्सोनॉमी। देन आता है कीमोटैक्सोनॉमी। तो कीमो मतलब ही केमिकल हो गया कि जहाँ पे आप बायोकेमिकल एनालिसिस कर रहे हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स को देखते हैं एमंग द ऑर्गेनिज्म लाइक अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स, डीएनए सीक्वेंसेस। उस आधार पे हम लोग प्लांट को या एनिमल्स को क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, ऐसा इसलिए कि जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं प्लांट्स के वो नॉर्मली स्पेसिफिक होते हैं और स्टेबल होते हैं और आसानी से इनमें कोई बदलाव नहीं होता है। तो कीमोटैक्सोनॉमी वहाँ बहुत मददगार होती है उनके क्लासिफिकेशन में। तीसरा अपनी कैटेगरी है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। तो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी क्या है? यहाँ पर आप नंबर या कोड्स असाइन करते हो, दे देते हो किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए और फिर उसका कंप्यूटर एनालिसिस कर लेते हो। मतलब अगर किसी में एग पाया जा रहा, आपने कोई कोड दे दिया है ना, एग लेइंग एनिमल है, उसको कोई कोड दे दिया कि ओवी पैरस के लिए आपने नंबर 1 दे दिया। तो जब भी नंबर 1 की बात होगी तो आपका दिमाग जाएगा कहाँ पे कि एनिमल आर द ओवी पैरस। तो इस तरह की टैक्सोनॉमी को हम लोग न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी कहते हैं, राइट। नेक्स्ट टॉपिक है किंगडम सिस्टम। तो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन आया था थोड़ा सा एडवांस टाइप का, वो था कैरोलस लीनियस का और इन्होंने दिया था 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये 2 किंगडम क्या आते हैं? प्लांटी और एनिमेलिया, जिनको आज भी हम लोग पढ़ते हैं। हालांकि इसकी बहुत सारी डीमेरिट्स हैं, जिनमें से 3 इंपॉर्टेंट डीमेरिट्स हैं कि इन्होंने क्या किया था, फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म को एक ही ग्रुप में रख दिया था। इसके अलावा जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा था यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बीच में, इसके अलावा प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। तो ये ड्रॉबैक थे। इन ड्रॉबैक को दूर करते 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 5 किंगडम यानी 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया और उससे बढ़कर 6 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन भी पढ़ते हैं हम लोग। बट कैरोलस लीनियस ने सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट किया है कि इन्होंने स्टार्ट किया क्लासिफिकेशन होता कैसे है, और जब आप किसी चीज़ की स्टार्टिंग करते हैं तो देन उसमें मॉडिफिकेशन होता रहता है ना, इम्प्रूवमेंट के चांसेस हमेशा बने रहते हैं। तो अच्छी बात ये थी कि इनका कमियां ये थी, लेकिन शुरुआत तो किया इन्होंने, 2 किंगडम दिया। देन इसके बाद इसमें अपडेशन होता है, 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आता है, जिसमें सबसे बड़ा रोल है हैकेल का। इन्होंने नया किंगडम इंट्रोड्यूस किया जिसको प्रोटिस्टा कहते हैं। तो जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट थे उनको निकाला गया किंगडम प्लांटी और एनिमेलिया में से और ऐड किया गया इस किंगडम में, जिसे प्रोटिस्टा कहा जाता है। तो इट इंक्लूड ऑल द यूनिसेलुलर यूकैरियोट। ध्यान रखिएगा, इसको हैकेल ने दिया था, प्रोटिस्टा पहले आया था, मोनेरा बाद में आया है। तो पहले अपने पास 2 किंगडम थे, प्लांटी और एनिमेलिया, उसमें नया ऐड हुआ प्रोटिस्टा। तो हमारा टोटल किंगडम सिस्टम कितने हो गए? 3 हो गए। देन उसके बाद आगे आते हैं 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसको प्रपोज किया था कोपलैंड ने और इन्होंने नया किंगडम ऐड किया मोनेरा, और मोनेरा में सारे ही प्रोकैरियोट को ऐड कर दिया गया। ऊपर से यूकैरियोट हटाए गए यूनिसेलुलर, और यहाँ पर सारे ही प्रोकैरियोट को ऐड कर दिया गया। देन आता है 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। बहुत मॉडर्न और बहुत ज़्यादा हम लोग इस फेमस है ये क्लासिफिकेशन, इसको बहुत डिटेल में पढ़ना भी है। तो इसको प्रपोज किया था आर एच विटेकर ने 1969 में। इन्होंने नया किंगडम ऐड किया फंजाई। ठीक है, मतलब जो भी प्रॉब्लम थी 2 किंगडम्स क्लासिफिकेशन में, उसको इम्प्रूव करके 3 किंगडम हुआ, 3 किंगडम को इम्प्रूव करके 4 किंगडम हुआ, 4 किंगडम को इम्प्रूव करके 5 किंगडम आया। तो नया जो किंगडम ऐड हुआ वो था फंजाई, इसको आर एच विटेकर ने। इसके पहले 4 किंगडम हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो टोटल किंगडम हमारे हो गए 5, यानी मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। इसके बारे में डिटेल में आगे हम लोग पढ़ेंगे। देन आता है 3 डोमेन ऑफ लाइफ या 6 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसको कार्ल हुज ने इंट्रोड्यूस किया था। इन्होंने किंगडम से ऊपर एक कैटेगरी बनाई जिसको डोमेन कहते हैं। ठीक है, और ये 3 डोमेन जो थे कौन कौन से? आर्की, बैक्टीरिया और यूकैरिया। आर्की में इन्होंने किंगडम आर्की बैक्टीरिया को प्लेस किया, बैक्टीरिया में किंगडम यू बैक्टीरिया को प्लेस किया, और यूकैरिया में किंगडम प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। तो टोटल अपने पास कितने हो गए? 6 किंगडम, 1 2 3 4 5 और 1, ये 6। इन्होंने किया क्या, मोनेरा में मौजूद यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया के लिए 2 सेपरेट किंगडम बना दिए। पहले ये दोनों मोनेरा में थे, तो इस हिसाब से डोमेन 3 हो गया और किंगडम कितना हो गया? 6 किंगडम हो गया। तो 5 किंगडम के बाद ये 6
किंगडम वाला भी या 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी आया, हालांकि पढ़ा इसे बहुत ज़्यादा जाता है। देन आता है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन डिटेल में। तो इसको प्रपोज किया था आर.एच. व्हिटेकर ने। इसमें जो मेन क्राइटेरिया यूज हुए थे क्लासिफिकेशन में वो था सेल का स्ट्रक्चर क्या है, प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है, देन थैलस या बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है कि यूनिसेलुलर और है या मल्टी सेलुलर है, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट है या यूनिसेलुलर यूकैरियोट है या मल्टी सेलुलर यूकैरियोट है। देन मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया था या कैरेक्टरिस्टिक्स था जिसके आधार पर या जिसके बेस पे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को भी आर.एच. व्हिटेकर ने इंक्लूड किया था। शुरुआती क्लासिफिकेशन में प्रॉब्लम क्या थी कि प्लांट में ही बैक्टीरिया को, ब्लू ग्रीन एल्गी को, फंजाई को रख दिया गया था, जबकि इन तीनों के कैरेक्टर क्या हैं, अलग हैं। हालांकि मॉसेस, फर्न, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म तो सही था, लेकिन बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और फंजाई को प्लांट में रखा गया था। हम लोग जानते हैं बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी क्या है, प्रोकैरियोट है, जबकि फंजाई क्या है, यूकैरियोट है, लेकिन इसके सेल वॉल में काइटिन पाई जाती है, राइट। तो सबसे पहला किंगडम जो है 5 किंगडम में वो है मोनेरा, जिसको क्रिएट किया था कोपलैंड ने। इसमें सारे ही यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आते हैं, चाहे वो कोई भी हो, बट यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट होंगे। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक हो सकता है, हेटरोट्रॉफिक हो सकता है। मेन ग्रुप्स कौन कौन से हैं, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को फिर से हम लोग डिवाइड करते हैं, यू बैक्टीरिया को बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा में। आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में डिफरेंस है, इन डिफरेंस को हम लोग अलग अलग डिस्कस करेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम लोग आर्की बैक्टीरिया की बात करते हैं। जो आर्की बैक्टीरिया हैं ये सबसे ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल्स के तौर पे जाने जाते हैं, क्योंकि ये ऐसी कंडीशन में पाए जाते हैं जो जहाँ पर या जिस कंडीशन में नॉर्मल ऑर्गेनिज्म ज़िंदा ही नहीं रह पाएंगे, चाहे वो नॉर्मल बैक्टीरिया हों, एनिमल्स हों, प्लांट्स हों, फंजाई हों। मतलब आप समझ लीजिए कि टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, खौलता हुआ पानी है, बॉयल करता हुआ, और वहाँ पर ये ऑर्गेनिज्म ज़िंदा रहते हैं, ठीक है। एकदम मार्शी एरिया, दलदली एरिया है, वहाँ पर ये ग्रोथ करते हैं जहाँ ऑक्सीजन नहीं है। एक्सट्रीम सैलिनिटी में ये ग्रोथ करते हैं, जहाँ सैलाइन कंडीशन बहुत ज़्यादा है, एसिडिटी बहुत ज़्यादा है। हॉट स्प्रिंग्स में, डेजर्ट में, डीप ओशियंस में, जहाँ प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि नॉर्मल ऑर्गेनिज्म के चिथड़े उड़ जाएंगे, बॉडी ब्रेक कर जाएगी टुकड़ों में। तो ये एक्सट्रीम कंडीशन में पाए जाते हैं। मतलब ऐसी कंडीशन जो शुरुआती अर्थ पर थी, एकदम टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, ठीक है, ऑक्सीजन नहीं थी, एसिडिटी थी, सैलिनिटी थी, तो उस सिचुएशन में ये आज भी पाए जाते हैं। इसलिए इनको माना जाता है कि मोस्ट प्रिमिटिव लिविंग बीइंग हैं, इसीलिए इनको ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल भी कहा जाता है। अब ये इस तरह की कंडीशन में सर्वाइव कैसे करते हैं? इनकी सेल मेम्ब्रेन जो है उसका स्ट्रक्चर दूसरे बैक्टीरिया से अलग होता है, उनमें क्रॉस लिंक्ड फैटी एसिड पाए जाते हैं, ठीक है। सेल वॉल कंटेन, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन कंटेन्स ब्रांच चेन लिपिड एंड एब्सेंस ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन नहीं होता है, जो कि नॉर्मल बैक्टीरिया के सेल वॉल में आपको मिल जाएगा। आर्की बैक्टीरिया को भी 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं, एक हेलोफाइल्स हैं, थर्मोएसिडोफाइल्स हैं और मिथेनोजेंस हैं। सबसे पहले हम लोग हेलोफाइल्स की बात करते हैं। ये एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज में पाए जाएंगे या सैलिनिटी में। इनमें सैप वैक्यूल एब्सेंट होती है। कुछ एग्जाम्पल जैसे हेलोबैक्टीरियम और हेलोकोकस। सेल मेम्ब्रेन्स हैव रेड कैरोटिनॉइड्स पिगमेंट्स फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्मफुल सोलर रेडिएशन, और स्पेशल टाइप ऑफ लिपिड्स प्रेजेंट होंगे सेल मेम्ब्रेन में, जिससे ये सर्वाइव कर सकते हैं एक्सट्रीम सैलिनिटी में। दूसरा इसके बाद आता है थर्मोएसिडोफाइल। तो नाम से पता चल रहा है कि हाई टेम्परेचर और हाई एसिडिटी को, नहीं 80 डिग्री तक टेम्परेचर और पीएच जो है 2 के आसपास हो, मतलब एक्सट्रीम आप कह सकते हैं एसिडिटी है, उस सिचुएशन को ये झेल लेते हैं, वहाँ पे ज़िंदा रहते हैं। दे आर फाउंड इन हॉट सल्फर स्प्रिंग। एग्जाम्पल के तौर पे थर्मोप्लाज्मा है और थर्मोप्रोटियस है। इनमें भी ब्रांच एंड लिपिड पाई जाएगी सेल मेम्ब्रेन में। एक एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, आप बायोटेक्नोलॉजी में ये पढ़ेंगे, थर्मोस्टेबल एंजाइम आपको मिलता है टैग डीएनए पॉलीमरेज, जिसका नाम है
ये मिलता है एक थर्मोस्टेबल बैक्टीरिया से जिसका नाम है थर्मस एक्वेटिकस। इसका इस्तेमाल होता है पीसीआर मशीन में, यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में इस एंजाइम का इस्तेमाल होता है डीएनए फॉर्मेशन में, नए डीएनए के फॉर्मेशन में। क्योंकि वो प्रोसेस हाई टेम्परेचर पे चलती है तो ऐसे एंजाइम की ज़रूरत होती है जो हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सके। तो यहाँ पे एंजाइम को ना टैग डीएनए पॉलीमरेज और पाया जा रहा है जिस बैक्टीरिया में, उसका नाम क्या है, थर्मस एक्वेटिकस। तो ये थर्मो एसिडोफाइल बैक्टीरिया है। तीसरा ग्रुप हमारा है मिथेनोजेन वाला। तो मिथेनोजेन की बात करें तो ऐसे बैक्टीरिया जो कि मार्शी एरिया में पाए जाते हैं और मीथेन गैस का प्रोडक्शन करते हैं। इसके अलावा ये र्यूमेन में भी पाए जाते हैं, रूमिनेंट एनिमल्स में, जैसे काऊ है, बफेलो हैं, कैटल वाले। र्यूमेन क्या होता है, इट इज़ द फर्स्ट चैम्बर ऑफ स्टमक इन हार्बीवोरस एनिमल्स। तो वहाँ पर ये क्या करते हैं, सेलुलोज के डाइजेशन में मदद करते हैं। इसके अलावा ये फॉर्मिक एसिड और CO2 को कन्वर्ट करते हैं मीथेन गैस में। इनका कमर्शियल इस्तेमाल भी होता है मीथेन गैस बनाने में, जैसे कि मिथेनोबैक्टीरियम और मिथेनोकोकस। तो ये हम लोगों ने आज मोनेरा तक पढ़ लिया, क्लासिफिकेशन से लेके मोनेरा तक। आने वाली वीडियोस में हम लोग प्रोटिस्टा, फंजाई और भी जो दूसरे टॉपिक्स हैं उनको स्लोली धीरे धीरे कवर कर लेंगे।